हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी पे। हमारी जो ये सीरीज है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, ये जारी रहेगी दोस्तों। और आज की इस सीरीज का पार्ट है महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की एक सूची। अक्सर स्टूडेंट्स को इस विषय में कंफ्यूजन रहता है कि इतने सारे संविधान संशोधन हो गए, 1 से लेके 104 तक, कितना रटे, हाय तौबा मचाते हुए घूमते हैं। लेकिन याद रखिएगा, लिमिटेड संविधान संशोधन हमको याद रखने हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अगर विद्वान बनना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री हो 1 से लेके 104वें तक रटने के लिए। लेकिन यदि परीक्षा पास करनी है तो परीक्षा पास करने की दृष्टि से सारे के सारे संविधान संशोधनों को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को याद करना पड़ेगा। आज की क्लास में मैं टिप्स पे याद कराऊंगी सारे संविधान संशोधन। तो दोस्तों, ललिता दहिया एकेडमी पे आप सबका स्वागत है। जीत जाएंगे हम, किसी भी कीमत पे जीतना है दोस्तों, हम सबको मिलके जीतना है। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ललिता, यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव, आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है, इंटरव्यूज का अनुभव है, एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में पास किया है 6 बार। अगली बात, मेरा जो इतिहास है वो ऑप्शनल रहा है आईएएस और पीसीएस मेंस में, इसलिए मैं आपको इतिहास भी पढ़ाती हूँ। जुड़िए मेरे चैनल ललिता दहिया एकेडमी से। दोस्तों फटाफट ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप ललिता दहिया एकेडमी। मेरी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक, टाइमिंग, पीडीएफ सब आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होगा। तो जुड़िए मेरे टेलीग्राम ललिता दहिया एकेडमी से। ये मेरा इंस्टाग्राम है, जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है ललिता दहिया एकेडमी, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने दोस्तों के साथ। कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स पढ़ के। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब करवाइए। हमको इस छोटी सी पहल को बहुत आगे लेके जाना है, ताकि 1 वर्ष बाद यदि हम ये वीडियोस देखें तो हम अपने ऊपर प्राउड फील करें कि हाँ, हमने एक शुरुआत की थी और उस शुरुआत जो हमने सपना देखा था उसको आज हम इस मुकाम पे लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों फटाफट संविधान संशोधनों की सूची की शुरुआत करते हैं। हम लिमिटेड संविधान संशोधन याद करेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहला संविधान संशोधन याद रखना है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ दोस्तों। याद करवाऊंगी साथ के साथ। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन आईएएस की परीक्षा में पूछा, आईएएस 2000 मेरे ख्याल से 19 का क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन आईएएस का, तो जवाहरलाल नेहरू थे 1951 में। इसमें आपको बस एक बात याद रखनी है कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। वर्तमान में 12 अनुसूची है, हमको पता है। तो 12 अनुसूचियां मूलतः नहीं थी, मूलतः 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इस 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित विषय शामिल हैं। याद रहेगा, बाकी ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। पहला संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और 9वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं उन पे न्यायालय को पुनरावलोकन यानी समीक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, ये अलग क्लास में बता चुकी हूं। पहला संशोधन, पहले के बाद सीधा पलटी मारेंगे 21वें पे। बीच वाले कोई जरूरत नहीं है याद करने। और ये 21 वाला भी मैं इसलिए करा रही हूं क्योंकि यहां से यूपी पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन बना है कि भाई जो सिंधी भाषा है, पता नहीं यूपी पीसीएस को सिंधी भाषा से बड़ा प्यार है, पूछते कि जो सिंधी भाषा है ये 8वीं अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो हमको ध्यान रखना है 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। रख भी सकते हो याद, नहीं भी। मोटे तौर पे आपको याद रखना है जो 8वीं अनुसूची है जी, उसमें 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं को एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देख लेना। तो पहला संशोधन याद हो गया, 21वां संशोधन। अब आते हैं 22वां संशोधन। असम में से अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। 22वें संशोधन द्वारा दोस्तों मेघालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 24वां और 25वां संशोधन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन है। आप लोगों को पता है दोस्तों 1967 में गोलकनाथवाद आया और गोलकनाथवाद में न्यायालय ने यह कह दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। उसके बाद संसद ले आई 24वां और 25वां संशोधन। क्या कहा?
पहली बात तो संसद ने ये कही कि संसद को यह अधिकार होगा कि वो किसी भी हिस्से, चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो, संशोधन कर सकती है। न्यायालय जी आपके कहने से नहीं होगा। 24वें संशोधन में कह दिया संसद ने कि संसद जिस भी हिस्से में चाहे वहां संशोधन कर सकती है। दूसरी बात, राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देना जरूरी है। याद रख लीजिएगा, पीटी का क्वेश्चन बनता है, ये दे देगा कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देना अनिवार्य होता है। वो पुनर्विचार के लिए संविधान संशोधन विधेयक को नहीं भेज सकते, केवल साधारण विधेयक को भेज सकते हैं। ये किसके तहत जोड़ा गया? 24वें संशोधन द्वारा। दो चीजें याद रहेंगी, यानी संसद किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है और संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति को स्वीकृति देना जरूरी है। अब चलते हैं 25वें संशोधन में। 25वें संशोधन में आपको याद रखना है कि एक तो संपत्ति के मूल अधिकारों में कुछ कटौती की गई, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, हम इसके लिए 44वां संशोधन याद रखेंगे एक ही बार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ा गया कि आर्टिकल 39B और 39C, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को प्रभावी करने के लिए आर्टिकल 14, 19, 21 अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। कई बच्चों के ऊपर से गया होगा, कोई बात नहीं, मैं अलग से बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा यहां सुन लीजिए। डीपीएसपी के दो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 39B और 39C। इन दोनों को यदि मिला दे दोस्तों, तो ये देश में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करते हैं। 39B कहता है देश के संसाधनों का देश हित में प्रयोग होगा, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हित में प्रयोग नहीं होगा, देश के संसाधनों का पूरे देश के हित में प्रयोग होगा। और 39C कहता है धन के संकेंद्रीकरण पर रोक। याद रखना, 2021 में सीधा क्वेश्चन पूछा आईएएस में कि धन के संकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहां की गई है। हमको तो आर्टिकल तक याद था, 39C में की गई है, और 39C किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है, तो डीपीएसपी में की गई है। तो याद रखना, 25वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 39BC को लागू करने के क्रम में आर्टिकल 14, 19, 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। हम मतलब समानता और स्वतंत्रता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, हम आर्टिकल 39B और C को लागू कर सकते हैं। ठीक, सीधा 25वें के बाद रिवाइज कराऊंगी, अभी घबराना नहीं है कि मैम क्या हो गया याद ही नहीं हो रहा है, रिवाइज कराऊंगी। 35वें पे आते हैं। ये दोनों संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, अक्सर यहां से क्वेश्चन बनते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों, 35वां जो संशोधन है उसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य, पूरी तरीके से राज्य नहीं बनाया। अभी सिक्किम वासियों को ये एहसास कराना था कि भाई भारत आपको परेशान नहीं करेगा, आप भारत में आओ, आप बड़े सुख शांति से रहोगे। तो 35वें संशोधन द्वारा सिक्किम को सहयोगी यानी कि सह राज्य का दर्जा दिया गया, और जस्ट उसके अगले 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बना लिया गया। याद रहेगा, यानी पहले सह राज्य बनाया 35वें द्वारा, और 36वें द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बना लिया गया। ठीक है, अब सीधा चलते हैं 42वें संशोधन। 42वां संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए, बहुत सारे संशोधन हुए, और सारे संशोधन इंपॉर्टेंट। पहली बात बार बार पूछा जाता है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए इस 42वें संशोधन के तहत। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इंग्लिश आप सेक्युलर याद रखना, और अखंडता याद रहेगा। यानी 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। दूसरी बात, नागरिकों के मूल कर्तव्यों को इस 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपको पता है भाग 4A बनाया गया, अनुच्छेद 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज की स्थापना की गई इस 42वें संशोधन द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों। याद रखना, यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, उनको 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो 2 चीजें याद रहेंगी, प्रस्तावना में 3 चीजें जोड़ी गई, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। अगला, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह बाध्य होगी मानना।
42वें संशोधन द्वारा यह प्रोविजन किया गया, जिससे आगे चल के जनता दल की सरकार 44वें संशोधन द्वारा परिवर्तित करेगी कि ना 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 जी, ऐसा ऐसा मत करो, एक बार तो कम से कम पुनर्विचार करने का अधिकार दे दो राष्ट्रपति महोदय को। वो अभी बताएंगे हम 44वें में, लेकिन 42वें में कह दिया कि ना, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानना बाध्य है। आगे आते हैं, प्रशासनिक अधिकरण कोई जरूरत नहीं है करने की। अगली बात 42वें द्वारा क्या जोड़ी गई, संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। याद रखिएगा, इस 42वें संशोधन द्वारा यह कहा गया कि न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है, यानी कि न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को वैध या अवैध नहीं ठहरा सकती। इसके बाद आएगा मिनर्वा मिल्स वाद। सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना याद रखिए कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया, यानी न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। अगली बात, न्यायिक समीक्षा और रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम व उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती की गई 42वें संशोधन द्वारा। कभी स्टेटमेंट में आता है कि भाई 42वें संशोधन द्वारा न्यायालय की शक्तियों में कटौती की गई थी, तो याद रखना कटौती की गई थी। अगली बात, ये बात आपको पता है दोस्तों, निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ये सारी बातें आपस में को रिलेटेड हैं। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मूल संरचना वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए आपको याद रखना है कि न्यायिक शक्तियों में कटौती की गई और 3 डीपीएसपी जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए जी? एक जोड़ा गया 39A, यानी कि कहां गया, निशुल्क विधिक सहायता 39A के तहत। जोड़ा गया 43A, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी, और जोड़ा गया 48A, यानी पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के राज्य प्रयास करेगा। यानी 3 डीपीएसपी जोड़े गए, 39A, 43A और 48A। 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, बाध्यता तय की गई, और न्यायिक क्षेत्र से मतलब न्यायिक क्षेत्र में कटौती की गई। समझ में आ गया? ये पूरा है 42वां संशोधन। इसके अलावा भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा, यानी राष्ट्रीय आपदा यानी 352 के तहत संपूर्ण भारत में ही आपातकाल लगाया जाए, ये जरूरी नहीं, आप इस भारत के एक हिस्से में भी आपातकाल लगा सकते हैं। ये बात जोड़ी गई। और केंद्र को राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति। मोटे तौर पे इस 42वें संविधान संशोधन में केंद्र की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया, संसद की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने इस तरीके के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रोविजन की। ठीक है, एक बार रिवाइज कराऊंगी। अब आते हैं क्या हुआ 44वें में। आपको हमेशा यह याद रखना है कि 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस हुए यहां। तो इसके प्रत्युत्तर में आता है 44वां संविधान संशोधन, जनता दल की सरकार। याद रखना, एक बार आईएएस में पूछ लिया था कि 44वां संविधान संशोधन कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया, तो हमको पता है 42वां कांग्रेस द्वारा लाया गया था और 44वां जनता सरकार लेके आई। अब ये क्या क्या परिवर्तन करेगी? तो पहला तो परिवर्तन करेगी, 42वें द्वारा एक और किया गया था कि भाई लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा देते हैं। तो जनता सरकार ने कहा कि नहीं, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहेगा। याद रखना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीटी लिख लेना यहां पे, यह कहा गया कि कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार पीटी भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, किंतु पुनर्विचार के पश्चात यह बाध्यकारी होगी। अब इस जनता सरकार ने कहा कि देखो भाई, राष्ट्रपति ऐसा मत बनाओ कि वो बाध्यकारी हो जाए मानने के लिए हमारी सलाह को। ऐसा करते हैं, एक बार पुनर्विचार करने की शक्ति दे देते हैं। अब क्या होता है 44वें संशोधन के तहत, मान लीजिए यदि सरकार मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, तो राष्ट्रपति कह सकते हैं कि मंत्री परिषद जी ऐसा करो, एक बार पुनर्विचार कर लो इस पे। एक बार कह सकते हैं, बस 2 बार नहीं, पहली बार। अब मंत्री परिषद उस पे पुनर्विचार करे ना करे, उस पे सोचे ही नहीं, और फिर से राष्ट्रपति के पास वो सलाह भेज दे, तो अब की बार महामहिम जी उस पे सलाह देने के लिए, उस पे स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी होंगे। झुनझुना नहीं होता है, झुनझुना पकड़ा दिया राष्ट्रपति के हाथ में, ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई, केवल एक बार पुनर्विचार करने की शक्ति दी गई
ध्यान रखिएगा 44वें संशोधन द्वारा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार बनता है कि जितने भी पीसीएस हैं, जितने भी वनडे एग्जाम है, जितने भी आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनर्विचार करने की शक्ति दी गई राष्ट्रपति को, एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति दी गई। अगली बात, उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की शक्तियों को फिर से प्रदान कर दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, जो शक्तियां छीनी थी, जिन शक्तियों में कटौती की थी, 44वें संशोधन द्वारा वो शक्तियां वापस दे दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात 352, याद रखना 352 जब आप पढ़ते हो तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में दोस्तों ये सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक अशांति। ठीक है, यानी मूल संविधान के तहत 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने की व्यवस्था थी, लेकिन आंतरिक अशांति तो केंद्र सरकार कभी भी घोषित कर दे, क्या जाता है, कभी भी कहे आंतरिक अशांति हो गई जी, लगाओ आपातकाल 352 के तहत। तो ध्यान रखना 44वें संशोधन द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पे लगाया सशस्त्र विद्रोह। याद रखना 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है, यानी लोकसभा कार्यकाल, विधानसभा 5 वर्ष रखा गया। पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को एज इट इज रखा गया, मतलब कटौती जो की थी उनको बढ़ा दिया गया, और आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। और क्या किया गया 44वें द्वारा, राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था की गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित, ध्यान रखना, लिखित सिफारिश पे ही आपातकाल घोषित कर सकता है। और यहां पे मंत्रिमंडल शब्द, ये कैबिनेट ध्यान रख लेना, पूरे संविधान में केवल 352 आर्टिकल में ही मंत्रिमंडल शब्द आपको दिखेगा और कहीं आपको मंत्रिमंडल शब्द नहीं दिखेगा, बाकी सभी जगह आपको मंत्री परिषद शब्द दिखेगा। यह कहा गया 44वें द्वारा। हुआ क्या था, देखो बैकग्राउंड को समझिए। 1975 में जो आपातकाल लगाया, प्रधानमंत्री के कहने पे ही लगा दिया राष्ट्रपति महोदय ने। तो जनता सरकार को लगा कि भाई ये लोकतंत्र के खिलाफ है, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, और उस व्यवस्था के तहत इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति केवल तभी आपातकाल लगाएंगे जब मंत्रिमंडल लिखित, भाई साहब बोलने से भी नहीं लगाएंगे कि मंत्रिमंडल ने कहा राष्ट्रपति जी आपातकाल लगा दिया जाए ना, राष्ट्रपति कहेंगे लिख के दो पहले तब लगाऊंगा। ध्यान रखना, यानी लिखित सिफारिश पे ही आपातकाल लगाया जा सकता है। यह प्रोविजन किया गया 44वें संशोधन द्वारा। अगली बात, मूल अधिकारों की सूची। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हर पीसीएस आईएएस का। मूल अधिकारों की जो सूची थी उसको, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मूल अधिकारों की सूची में जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया और उसको जोड़ दिया गया 300 क में। समझ गए, यानी फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहेगा और उसको जोड़ दिया कहां, 300 क, यानी विधिक अधिकार बना दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। इस बार राइट टू प्रॉपर्टी पे 2021 आईएएस में क्वेश्चन भी पूछा था कि ये एक विधिक अधिकार है और भारत के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक, तो ध्यान रखना। अगली बात, ये बोला गया कि 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। क्या कहा गया, आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं कर सकते, बाकी सब अधिकारों को कर सकते हो। अब मान लो 21 के तहत है जीवन का अधिकार, यदि जीवन के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार दे दिया जाए आपातकाल में तो क्या होगा, सबसे पहले सत्ता पक्ष विपक्षियों को निपटाएगी। जितने भी विपक्ष हैं भाई लाइन में खड़े हो जाओ, आपातकाल लगा है, जीवन का अधिकार नहीं है तो निपट जाओ। समझ गए, तो इसलिए संरक्षण किया गया कि भाई आपातकाल का दुरुपयोग ना किया जाए। इसलिए आर्टिकल 20 और 21 याद रखना, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस हर जगह पूछा जाता है कि कौन से, इनफैक्ट पीसीएस में भर भर के पूछा जाता है, कौन से अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं होते। तो याद रखना 20 और 21 निलंबित नहीं होते।
समझ में आया? यानी 44वें संशोधन द्वारा पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकते हैं। उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रदान किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। लिखित सिफारिश, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया 300 क के तहत। ठीक है, और 20-21 को किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किया जाएगा, ये प्रोविजन जोड़ दिया गया। ये है जनता दल द्वारा लाया गया 44वां, यानी 42वें के प्रत्युत्तर में 44वां आया। ये काफी हद तक लोकतांत्रिक दिखता है हमको। आगे आते हैं जी 52वां संशोधन, फेवरेट संशोधन है यूपीएससी का, 1985 में लाया गया। ये दल बदल विरोधी विधि से है। इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पे निहर्रक यानी अयोग्य ठहराने की बात की गई है कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। एक अतिरिक्त बात इसमें याद रख लीजिएगा कि दल बदल के आधार पे निर्योग्य ठहराए जाने की शक्ति किसके पास होती है? अध्यक्ष के पास होती है। याद रख लेना, वो दे देगा दल बदल के आधार पे राष्ट्रपति सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति नहीं कर सकते, दल बदल के आधार पे अध्यक्ष घोषित करेंगे निर्योग्य। ठीक है, यानी 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 61वां संशोधन। 61वें संशोधन द्वारा क्या किया गया? जो मतदान की जो उम्र पहले 21 वर्ष थी, यानी पहले 21 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का कोई व्यक्ति मतदान कर सकता था, लेकिन अब इस 21 वर्ष को घटा के क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, धन, किसी भी प्रकार के विभेद के बिना मतदान का अधिकार रखता है। समझ गए? यानी 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आता है 69वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। ये पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। और इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा जिसमें 7 सदस्यीय मंत्री परिषद है उसकी व्यवस्था की गई। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाए जाने से जुड़ा हुआ है 69वां संशोधन। नेक्स्ट 73वां आपको हर कीमत पे याद करना है और आपको याद भी होगा। 73वें के द्वारा दोस्तों 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 11 जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? संविधान में भाग 11 जोड़ा। ठीक है, जिसे पंचायत नाम दिया गया। सॉरी, भाग 9 नहीं, वो अनुसूची है, भाग 9 जोड़ा गया। सॉरी, वो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची, ध्यान रखना। भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। समझ में आया? और भाग 9 को पंचायत नाम दिया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें इस 11वीं अनुसूची में पूछता है पीसीएस में कितनी मदें हैं जी, इसमें बता दो। तो 29 विषय हैं। मदें मतलब कौन कौन से विषय हैं? तो 29। तो 73वां याद आ गया। 73वें के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय है। अब आते हैं 74वें में क्या हुआ जी? तो 74वें के तहत हमको ध्यान रखना है दोस्तों, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9A जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया। अलग से नगर पालिकाएं नाम दिया गया इसको और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 18 विषय। सारी चीजें याद हो रही हैं। 73वें द्वारा पंचायत, संवैधानिक, भाग 9, अनुसूची 11, विषय 29। 74वें द्वारा नगर पालिकाएं, भाग संवैधानिक दर्जा, भाग 9A, अनुसूची 12 और मदें यानी विषय कितने दिए गए? 18 विषय दिए। अब आते हैं 77वें संशोधन। याद रखिएगा, ये 77वां संशोधन सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था करता है। याद रखना, इस 77वें संशोधन द्वारा 16 अनुच्छेद है ना, 16 फंडामेंटल राइट का 16(4)A जोड़ा गया, 16(4)A जोड़ा गया, 16(4) क बोल सकते हो, जोड़ा गया 77वें संशोधन द्वारा। और ये कहा गया अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। हुआ क्या था
याद रखना, एक वाद है इंदिरा साहनीवाद, इंदिरा साहनीवाद 1992 का। अब इस वाद में 3 बातें कही थी, 3 मेन बातें कही। पहली बात ये कही कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात कही कि आरक्षण किसी भी कीमत पे 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और तीसरी बात ये कही गई थी कि क्रीमी लेयर यानी चिकनी परत की अवधारणा, ये बार बार पूछा जाता है, क्रीमी लेयर, ये बार बार पूछा जाता है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा कौन से वाद में दी गई है। तो इंदिरा साहनी याद रखते हो ना। तो इस इंदिरा साहनी 1992 में 3 बड़े डिसीजन दिए गए थे कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा जी, 50% से अधिक आरक्षण वैध नहीं होगा जी, यानी 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता जी। और तीसरी बात क्रीमी लेयर की अवधारणा दे दी थी पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक। लेकिन इस संशोधन से उच्चतम न्यायालय यानी इंदिरा साहनीवाद में जो पदोन्नति के संबंध में डिसीजन दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई 77वें द्वारा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है और उसके लिए अलग से 16(4)A जोड़ा गया। याद रहेगा 77वां संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको काफी सारी चीजें पता लगी होंगी। 81वां संशोधन, ये भी उसी इंदिरा साहनीवाद का प्रत्युत्तर में आया। ये कहा गया कि बैकलॉग की रिक्तियों को मिला के 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। क्या कहा था इंदिरा साहनीवाद में? क्या कहा था इंदिरा साहनीवाद में कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पदोन्नति के मामले में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और क्या कहा गया कि क्रीमी लेयर की अवधारणा दी गई। अब यहां पे ये बोल रहा है कि बैकलॉग को मिलाकर पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग को मिला के आरक्षण की सीमा 50%, दरवाजा, दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए, 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। बैकलॉग क्या होता है? मान लीजिए पिछले वर्ष आरक्षण दिया जाना था 100 सीटों पे, लेकिन 60 ही सीटों पे आरक्षण दिया गया, 40 सीटें बच गई और वर्तमान में 100 सीटों पे आज की डेट में दिया जाना है, मतलब इस साल दिया जाना है। तो आप इन 40 को इस साल ऐड कर सकते हो, यानी बैकलॉग को मिला के 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। और इस 81वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 16, कहां लिखूं, 16(4)ख जोड़ा गया, 16(4)ख जोड़ा गया। याद रहेगा 81वें संशोधन द्वारा कि बैकलॉग को मिला के, यदि आप लोगों से स्टेटमेंट पूछा जाए कि किसी भी हाल में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, तो गलत होगा, क्योंकि बैकलॉग को मिला के आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 82वां संविधान संशोधन, कोई जरूरत नहीं है इसकी करने की, कभी पूछा नहीं जाता है। वैसे इसमें था कि भाई ये जैसे हमारा अनुच्छेद है 335, वो ये कहता है कि यदि आप आरक्षण दे भी रहे हो ना, तो आप योग्यता में छूट मत देना, आरक्षण दे दो। लेकिन 82वें संशोधन द्वारा यह कहा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में यह प्रावधान किया जाता है कि उनको आरक्षण देने के क्रम में अंक और योग्यता से छूट दी जा सकती है। जैसे मान लो यदि एक जनरल कैटेगरी का बंदा यदि 100 में से 80 पे मेरिट लाता है, तो SC और ST के लिए वो प्रोविजन 80 से कम हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है वैसे याद रखने की। अब आते हैं 84वें संविधान संशोधन द्वारा, ये बार बार पूछा जाता है 84वां संशोधन। इसके द्वारा व्यवस्था की गई दोस्तों कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष यानी 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई है। यानी पुनर्सीमन की व्यवस्था है हमारे संविधान में हर जनगणना के बाद, लेकिन 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि 2026 तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, जितनी है उतनी ही रहेंगी। कब तक? 2026 तक। जैसे बोल रहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी, 2026 के बाद ही बढ़ाई जाएगी। ये जोड़ा गया 84वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट आते हैं 86वां, आप लोगों का फेवरेट, सबको पता है क्या क्या किया गया 86वें द्वारा। सबसे पहले तो आर्टिकल 21A को अलग से फंडामेंटल राइट बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A जोड़ा गया, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई आर्टिकल 21A के तहत। यानी एक संशोधन हुआ फंडामेंटल राइट में, ठीक है जी। दूसरा संशोधन हुआ 86वें द्वारा DPSP में। क्या किया गया कि अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। आपको पता है ना आर्टिकल 45 DPSP में क्या लिखा था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा।
लेकिन ये 6 से 14 वाले बच्चे चले गए कहाँ, 21A के तहत फंडामेंटल राइट में। तो अब यहां पे भी तो कुछ बदलना पड़ेगा। तो व्यवस्था की गई कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, यानी 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य, जो आंगनवाड़ी वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं। समझ में आया? यानी 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जोड़ा गया 86वें द्वारा। फिर आर्टिकल 45 में जहां पहले 6 से 14 वर्ष लिखा था, वहां 0 से 6 कर दिया। ठीक है। और अगला प्रोविजन जोड़ा गया 51A के तहत। क्या किया गया? फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। वर्तमान में आपको पता है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को, चाहे वह माता पिता हो या अभिभावक हो, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मोटे तौर पे 86वें संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट में परिवर्तन हुआ, डीपीएसपी में हुआ और फंडामेंटल ड्यूटीज में हुआ। समझ में आया? नेक्स्ट, 89वां संविधान संशोधन याद रखना है। इस 89वें संविधान संशोधन द्वारा याद रखना है दोस्तों, पहले क्या हुआ होता था, पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही होते थे, मतलब एक ही आयोग काम करता था। लेकिन इस 89वें 89th अमेंडमेंट द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ये फिर अलग बात है कि भाई इन दोनों में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो फिर अलग नॉलेज की बात है। 89वें द्वारा क्या किया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति को अलग अलग कर दिया गया, यानी वर्तमान में दोनों के लिए अलग अलग आयोग हैं, एक आयोग नहीं है। 91वां संविधान संशोधन इतनी बार पूछता है यूपीएससी, क्या किया गया? इस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के आकार को निश्चित किया गया और यह कहा गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत जो अधिकतम मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा, इसे गोल कर लेना। कल एक क्लास में मैं एमसीक्यू करा रही थी, उसमें सीडीएस में पूछ लिया, संसद की सदस्य का 15% होंगे, लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% होंगे, तो मैक्सिमम बच्चे संसद कर दिए। ध्यान रख लेना, क्लियरली लिखा है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा प्रोविजन किया गया कि प्रधानमंत्री सहित जो अन्य मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा की टोटल सदस्य के 15% से अधिक नहीं होंगे। और अगली बात यह कही गई कि यदि कोई सदस्य दल बदल के आधार पे सदस्यता के अयोग्य होता है तो फिर वो मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड सी बात है। यदि कोई किसी व्यक्ति की सदस्यता चली गई दल बदल के आधार पे, मंत्री कैसे रहेगा? मंत्री भी चला जाएगा। 91वें द्वारा जोड़ा गया और सेम प्रोविजन किया गया, सेम टू सेम प्रोविजन किए गए राज्यों की विधानसभाओं के। कहा गया कि मुख्यमंत्री समेत विधानसभा, यहां पे निम्न सदन की बात हो रही है, कि 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, किंतु 12 से कम भी नहीं होंगे। ये एक अलग बात है, याद रख लेना, 12 से कम नहीं होंगे। कहां पे? विधानसभाओं में मंत्री। लेकिन 15%, ये 12% नहीं है, 12 है। यानी याद रखना दोस्तों, यहां कई बार कंफ्यूजन होता है, 15% से अधिक नहीं होंगे लेकिन 12 सदस्यों से कम भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि 3 ही मंत्री बना के खुश हो रहे हैं। अगला वही है कि यदि कोई दल बदल के आधार पे निर्योग्य ठहराया जाएगा तो फिर वो मंत्री भी नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन आईएएस में सीधा पूछा है कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत 15% की गई, तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके पीछे का हिंट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? होता क्या था, गठबंधन सरकारों में मान लो एक सरकार के साथ बहुत सारे दल मिल गए। अब सारे दल कहेंगे कि भाई ऐसे नहीं मिलेंगे, हमको मंत्री पद चाहिए। ठीक है जी, लो मंत्री पद। दूसरा कहेगा हमको भी मंत्री पद चाहिए जी, ये लो जी मंत्री पद। अब हुआ क्या, मंत्री हो गए। पता लगे हर जगह मंत्री घूम रहे हैं। फिर ये व्यवस्था करनी पड़ी कि भाई साहब आप हर व्यक्ति को मंत्री बना दोगे तो सांसद कौन रहेगा। इसलिए 91वें संविधान संशोधन द्वारा आपको केवल लोकसभा के 15% सदस्य को ही मंत्री बना सकते हो, और ऐसे ही विधानसभाओं में। डन। 91th अमेंडमेंट। 95वां संविधान संशोधन राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण हेतु, मतलब जो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई 95वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रख सकते हो, नहीं भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, जो भी पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रोविजन किया गया था 95वें द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 97वां याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं, बस याद रखना है, इस 97th अमेंडमेंट द्वारा सहकारी समितियों को
पहली बात, संवैधानिक संस्था और संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया और यह कहा गया कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। आपको पता है ना, जो 19(1) सी संघ बनाने का अधिकार है, तो 19(1) सी में संघ के साथ सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। डीपीएसपी में भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से निदेशक तत्व जोड़ा गया है, 43B, ध्यान रखिएगा। और सहकारी समितियों नाम से एक नया भाग 9ख, जैसे आपने पता है ना, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A जोड़ा गया, तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9B जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों की व्यवस्था है। याद रहेगा, यानी 97 सहकारी समितियों से संबंधित है, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, इनको फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया, इनको डीपीएसपी में शामिल किया गया और इनके लिए एक अलग से भाग 9ख यानी कि 9B बना दिया। यह है 97वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन अभी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है कि भाई जो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, एनजेएसी है, इसकी व्यवस्था कौन से संशोधन द्वारा की गई थी, तो 99। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसे ना रद्द कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ये 3 बार द क्यों लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, रद्द कर दिया गया। समझ में आ गया। 99वां वैसे एनजेएसी से संबंधित था। अब आते हैं 101वां संशोधन। याद रख लेना, बस इतना याद रखना है कि जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी की व्यवस्था की गई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और लास्ट में मतलब एक और बचा है 102वां संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1993 में संसद के एक अधिनियम। याद रखना, आप लोगों से पूछ लेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, संवैधानिक आयोग है, सांविधिक आयोग है, या जो भी ऑप्शन दे, तो हमको याद रखना है कि ये शुरुआत में सांविधिक था, यानी कि एक अधिनियम यानी एक विधि द्वारा इसका गठन किया गया था 1993 में, लेकिन वर्तमान में 102वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक बना दिया गया है, यानी इसे संविधान में शामिल कर लिया गया। याद रहेगा, 102वें द्वारा राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, पहले सांविधिक था यानी विधि द्वारा बनाया गया, ये डिफरेंसेस मैं क्लास में बताती रहती हूं, और संवैधानिक वर्तमान में है। 103वें द्वारा आपको याद रखना है दोस्तों कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% सीटें रिजर्व की गई हैं, वो 103वें संशोधन द्वारा की गई है। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% रिजर्वेशन है वो 103 संशोधन के द्वारा है। यहां पे आपको और असली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है कि ये जो 10% आरक्षण दिया जाएगा ना ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, ये मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। पीटी लिख लेना, दे देगा 103वें संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को दिया जाने वाला आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अंतर्गत शामिल होगा। तो ध्यान रखना, मौजूदा आरक्षण बिल्कुल अलग से दिया जा रहा है, ये जो अलग से दिया जाएगा, ये आरक्षण जो मौजूदा आरक्षण है उसके अतिरिक्त होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। राज्य को ऐसे वर्गों के पक्ष में 10% नियुक्तियों में पदों के आरक्षण या प्रावधान करने की अनुमति थी। 10% का आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। ईडब्ल्यूएस 103 10% आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। और अंतिम संविधान संशोधन है, राहत की सांस ले लीजिए, रिवाइज कराऊंगी। थोड़ा जल्दी इसलिए करा रही हूं दोस्तों क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, ठीक है, और आप लोगों को याद भी हो जाएंगी चीजें। अभी रिवाइज कराऊंगी। 104वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बात तो SC ST के लिए जो 2030 तक आरक्षण था, मतलब आरक्षण 10 वर्षों के लिए यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया है। आपको पता है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकते थे। यदि राष्ट्रपति को लगता था कि भाई एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो अब इस 2 जो एंग्लो इंडियन थी इसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। और विधानसभा में क्या होता था, राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था, तो इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है 104वें संशोधन द्वारा, यानी एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है,
एक बार क्विक रिवीजन करा दूं फटाफट। देखो कुछ नहीं है, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जवाहरलाल नेहरू के समय में आया, भूमि सुधार से संबंधित है। 21वां सिंधी भाषा, 22वां मेघालय बना, 24वां में आपको बस ये ध्यान रखना है कि संवैधानिक संशोधन पे मंजूरी देना अनिवार्य होता है और ये वर्तमान समय तक होता है। 25वें द्वारा 39BC को लागू करने के लिए आर्टिकल 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 35वें के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, 36वें के द्वारा पूर्ण राज्य बनाया गया, 42वें के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की बाध्यता की बात की गई, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कटौती की गई। इसके अलावा ये था ना 3 चीजें जोड़ी गई डीपीएसपी में। आर्टिकल 39 है निशुल्क विधिक सहायता, 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी और 48A पर्यावरण संरक्षण। और एक भाग में भी आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, सैन्य बल भेजने। ये सब प्रोविजन किए गए 42वें संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट। अब आता है 44वां संशोधन, ये बड़े सुधार करेगा। पहला, लोकसभा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षीय रहेगा। राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए सलाह को भेजने का अधिकार दिया गया कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। न्यायालयों की शक्तियां वापस कर दी गई। आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया 44वें संशोधन द्वारा। कैबिनेट की लिखित सिफारिश पे ही 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ये प्रोविजन किया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, 300 में जोड़ दिया गया। और 2021 को किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये बात 44वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और वर्तमान में भी यदि पूछे कि कौन से वो 2 अधिकार हैं जिनको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाता है, तो 20 और 21, ठीक है। 52वां आपको पता है दल बदल से संबंधित है। 61वें में 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष तक मतदान की आयु। 69वां दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 73वां पंचायतों से संबंधित है, भाग 9 जोड़ा गया। अनुसूची 11 जोड़ी गई और 11 में 29 विषय हैं और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9A जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। 77वें संशोधन 16(4) जोड़ा गया, यानी पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। इंदिरा साहनीवाद में बता चुकी हूं। 81वें द्वारा 16(4) जोड़ा गया, यहां पे लिख दिया है मैंने, 16(4) जोड़ा गया। आरक्षण की सीमा को बैकलॉग को मिला के 50% से अधिक हो सकती है। 82 कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। 84 आपको पता है पूछा जाता है कि भाई जो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या है 2026 तक एज इट इज रहेगी। 86 में 3 चीजें। 21A फंडामेंटल राइट, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। आर्टिकल 45 यानी डीपीएसपी में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। और एक फंडामेंटल ड्यूटी यानी 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को मौलिक कर्तव्य बनाया गया। यानी फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों में 86वें संशोधन द्वारा परिवर्तन। इस तरीके का स्टेटमेंट दे सकता है कि 86वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्यों तीनों में परिवर्तन हुआ है, तो हमको पता होना चाहिए कि हुआ है। नेक्स्ट, 89वां संविधान संशोधन। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों पहले एक हुआ करते थे, 89 द्वारा दोनों को अलग अलग कर दिया गया। 91वां संविधान संशोधन आपको पता है कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगा और राज्यों में मंत्री परिषद का आकार विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगा और न्यूनतम 12 नहीं होगा, 12 से कम नहीं होंगे विधानसभाओं में। और यदि दल बदल के आधार पर कोई सदस्य निर्योग्य है तो फिर मंत्री पद भी छिन जाएगा। 95वां कोई जरूरत नहीं है, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात है। 97वां सहकारी समितियों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। डीपीएसपी में सहकारी समितियों को जोड़ा गया और अलग से 9ख बनाया गया, भाग 9ख सहकारी समितियों के लिए। 99वां एनजेएसी समाप्त हो चुका है, रद्द हो चुका है। फिर भी यदि पूछ ले कि किससे संबंधित था तो एनजेएसी याद रख लेना। 101वां जीएसटी से संबंधित है। 102वें के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, पहले सांविधिक था अब संवैधानिक हो गया है। 103 के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिजर्वेशन होगा ये मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
यहां फंसना नहीं है, ठीक है। तो 103 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन, 104 आपको पता है ये एससी एसटी का 2030 तक के लिए याद रख सकते हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है एंग्लो इंडियन के लिए जो व्यवस्था थी लोकसभा में 2 सीटों की और अलग अलग विधानसभाओं में 1 सीट की, तो उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों आशा करती हूं मेरी ये क्लास पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। फिर भी यदि आपको विद्वान बनना है तो आप सारे आर्टिकल बिल्कुल, सारे संशोधन बिल्कुल याद कर सकते हो, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि हमें स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, परीक्षा पास करनी है, विद्वान नहीं बनना है, किताब नहीं लिखनी है। किताब लिखनी है तो सारे पढ़ लेना, लेकिन यदि परीक्षा पास करनी है तो इतने यदि आप संशोधन करके जाते हो तो मोर देन इनफ रहेगा। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, आपको समझ में आया, आपको याद हुआ, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों। छोटी सी शुरुआत है, इसको बहुत आगे लेके जाना है हम सबको मिलके। तो अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फटाफट शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और चैनल को आगे बढ़ाना है ताकि सबका साथ, सबका विकास, सब पढ़ें सब बढ़ें का सपना साकार हो सके। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से, जुड़ जाइए। मेरी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक, टाइमिंग, पीडीएफ सब आपको ललिता दहिया अकेडमी पे मिलेगा। ये चैनल के माध्यम से आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, साथ ही पीसीएस की परीक्षाओं की बहुत ही सटीक, बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।